Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about different domains of Earth in Chapter 5, NCERT Class 6. So let's get begin with the topic today. Okay, so in this chapter, we are going to discuss briefly about different components, or we can say the classifications, which are lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. These are the four concepts which we are going to cover in this chapter. Specifically, वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो लिथोस्फीयर को हम समझेंगे. लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड पोर्शन जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग बीइंग, जहाँ पर सरफेस के ऊपर जो लेयर है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, सॉलिड पोर्शन, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं. एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर हम सभी को पता है कि गैसियस लेयर है जो सराउंड की हुई है अर्थ को, इसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ये जो सारी लेयर्स है वी ऑल नो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. कंजिक्यूटिव लेयर्स हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में. ये कई सारी गैसेस से बनी है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो मेनी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल. एंड देन उसके बाद हाइड्रोस्फीयर हम किसे कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर इज़ अ वेरी बिग एरिया. ओशियन, सीज, रिवर्स, वाटर बॉडीज़, जितनी भी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हाइड्रोस्फीयर के अंडर आ जाती हैं, कवर होती हैं. एंड हाइड्रोस्फीयर के बाद हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर एंड आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल्सो. एंड लास्टली बायोस्फीयर. बायोस्फीयर is the zone where land, water and air together combinedly हम स्टडी करते हैं, उसे ही हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं. ब्रीफली हमने डिस्कस की कुछ कॉन्सेप्ट्स को, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विथ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि लिथोस्फीयर अर्थ की क्रस्ट होती है. यानी कि हम सभी को पता है कि सॉलिड जो एक अर्थ सरफेस है अर्थ के ऊपर, उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं. कई सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हमें देखने को मिलती है. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. लार्ज लैंड मासेस आर नोन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन. नाउ ये कनेक्टेड है एक दूसरे से. डेफिनेटली लैंड और वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है. हम अलग अलग तरीके से बात नहीं कर सकते, सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. द लेवल्स ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. अब जब भी हमें कोई भी किसी भी एरिया की एलिवेशन को मेजर करना होता है तो हम कहाँ से करेंगे? सी लेवल से करते हैं. यानी कि सी की जो सरफेस है उसको हम 0 मान लेते हैं और वहीं से मेजरमेंट शुरू होती है. याद रखना है हमें. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, ये एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. द हाइएस्ट माउंटेन पीक हमारे अर्थ सरफेस में, यानी कि अर्थ की हाइएस्ट पीक क्या है? एवरेस्ट है, विथ द हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, और वी कैन से सी लेवल. आफ्टर दैट मारियाना ट्रेंच, जो सबसे डीपेस्ट एरिया है, हम कह सकते हैं इसे पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है. इसकी डेप्थ अराउंड 11,000 मीटर्स रिकॉर्ड की गई है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, which is continent. There are 7 major continents we all know: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Now यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सबसे smallest continent है and Asia is the largest continent. Now हम सभी को पता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्लोब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है. ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें वाटर बॉडी से ज़्यादा लैंड मासेस देखने को मिलती है. मैप में अगर आप देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा लगेगा. देन इसके बाद बात करेंगे, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. यहाँ पर क्या लिखा है ये हम थॉरोली पढ़ेंगे एक बार. एशिया लार्जेस्ट है एंड 1/3 एरिया को कवर करता है टोटल अर्थ सरफेस की. एंड कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. स्पेसिफिकली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी सिचुएटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent and Asia is separated from Europe by Ural mountain on the west. Combined land masses of Europe and Asia is called the Eurasia. तो इसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, यूरोप एंड एशिया.
एक साथ मिलाकर इसे हम यूरेशिया कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ यूरोप। यूरोप के बारे में आप सभी को पता है कि ये एशिया से स्मॉलर है और वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट एंड बाउंड बाय वाटर बॉडीज इन थ्री साइड्स से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एंड मैप में आपको अच्छी तरीके से आप लोकेट कर सकते हो, मैप में आप देखना एक बार ज़रूर। एंड अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया एंड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों ही लाइन अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सहारा डेजर्ट के बारे में बताया गया है। सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट। ये अफ्रीका में सिचुएटेड है और नॉर्थ वेस्ट में आपको इसकी लोकेशन मैप में देखने को मिलेगी। अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है अफ्रीका के बारे में। एंड नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लिंक्ड विद साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप कॉल्ड इस्थमस ऑफ पानामा। इससे नॉर्थ और साउथ अमेरिका डिवाइडेड है, एक दूसरे से अलग होती है। एंड कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये कम्प्लीटली लाई करती हैं। एंड फर्दर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, मोस्टली इन दिस सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आपको इस वाले डायग्राम से बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से इस्थमस ऑफ पानामा से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका डिवाइड हो रही है एक दूसरे से। एक स्ट्रेट है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रही है। इसका नाम है पॉक स्ट्रेट, स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया गया है। एंड देन फाइनली इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, या हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉन्गेस्ट माउंटेन ही कहेंगे, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज सिचुएटेड है। जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ये वाले पोर्शन में आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिलेगी, बिल्कुल वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 7000 किलोमीटर है अराउंड एंडीज माउंटेन की लेंथ। लार्जेस्ट रिवर अमेजन है साउथ अमेरिका की। देन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड दी आइलैंड कॉन्टिनेंट। एंड एंटार्क्टिका कम्प्लीटली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्क्टिका सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ये कम्प्लीटली आपको साउथ में देखने को मिलती है। इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट एंड साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। द पोलर रीजन स्टार्ट्स, यानी कि यहाँ से आपको पोलर रीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड अंटार्क्टिका की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रिसर्च स्टेशंस हैं, जहाँ पर इंडिया ने अपनी रिसर्च के लिए कुछ लोकेशंस को इस्टेब्लिश की है, जिनको हम मैत्रेयी एंड भारती के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, बहुत ही शॉर्ट और क्विकली हम कवर करेंगे। तो अर्थ की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोस्फीयर में काउंट करेंगे। नाउ मोर देन 71% अर्थ कवर करता है वाटर को एंड लैंड 29% कवर करता है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड रनिंग वाटर, ओशन, रिवर्स, लेक्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। एंड more than 97% of the earth water is found in the ocean and also too salty for human use. तो large proportion of water is in ice sheets also and glaciers और ice sheet में भी आपको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगी, जो कि एक फ्रेश वाटर का सोर्स है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। और एक और बात कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है या नहीं, तो यस, अर्थ इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपको एक आइडिया दिया गया है सारी कॉन्टिनेंट्स, यू कैन चेक इट आउट वंस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट ओशंस के बारे में बताया गया है। मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड। हम सभी को पता है देयर आर 5 ओशंस वी हैव, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन, जिनमें से पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट है एंड आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन की, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, जिसका शेप करीबन एस की तरह है। अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंटेंटेड, क्योंकि अटलांटिक ओशन की जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा
माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगी, प्लेन सरफेस नहीं है, आपको इंटेंटेड देखने को मिलेगी, इरेगुलर है। और कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर दी नेचुरल हार्बर्स, ये नेचुरल हार्बर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है कि अच्छी है, मानी जाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। तो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। सो वी कैन कंसिडर अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अब इंडियन ओशन के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओशन इंडिया के नाम के ऊपर बेस करके इसका नामकरण किया गया है। एंड द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप की है। एंड ये बेसिकली एशिया के साउथ में आपको देखने को मिलेगी, वेस्ट बाई अफ्रीका एंड ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. अब आर्कटिक ओशन के बारे में जानते हैं। आर्कटिक सर्कल सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ में जो आपको पोल देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। वेरस साउथ पोल को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। नाउ Pacific Ocean by the narrow stretch of the shallow water known as the Bering Strait, it is bound by the northern coast of the North America and Eurasia. अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ द गैशियस लेयर जो कि कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो अर्थ सरफेस से अगर हम काउंट करें तो ये कुछ लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, इसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलेगा, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये जो सारी लेयर्स हैं ये कंसेक्यूटिवली आपको अर्थ सरफेस से हाइट में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। एंड ये जो गैसियस लेयर्स हैं इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे ज़्यादा डेंस जो लेयर आपको नज़र आएगी वो है ट्रोपोस्फियर, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से करीबन 15 to 16 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ अब हाइट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू दी हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स। जो टोटल अगर हम हाइट की बात करें तो एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कॉम्पोजिशन कई सारे कॉम्पोजिशन से बनी है। देयर आर टोटल 5 कॉम्पोजिशंस। एंड जैसे कि मैंने कहा सारी जो लेयर्स हैं इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कुछ और गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गॉन एंड वाटर वेपर, इन सारी गैसेस से बनी है। एंड ऑल्सो कुछ इनर्ट गैसेस से भी हमारी एटमॉस्फेयर बनी है। लेकिन ये जो गैसेस हैं ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी क्योंकि ये सबसे डेंस लेयर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इन द स्लाइड पर्टिकुलरली आपको एक आइडिया दिया गया है कि किस तरीके से आप जब ऊपर की तरफ यानी कि एलिवेशन आप जितना ऊपर क्लाइम करते हैं उतनी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ये क्यों होती है? बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कम हो रही होती है। एंड जितनी आप एलिवेशन यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ और एयर प्रेशर भी ऊपर यानी कि हाइट में काफ़ी कम होती है। तो एयर प्रेशर और एयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से ही हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये कुछ रीजंस बताई गई है यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बायोस्फीयर इज कलेक्टिव आइडिया है। यहाँ पर आपको बेसिकली डिफरेंट तरीके की माइक्रोब्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बैक्टीरिया, ह्यूज मैमल्स आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमंस एंड फ्लोरा एंड फौना यानी कि जितने भी तरीके की एनिमल किंगडम है एंड जितने भी तरीके की प्लांट्स हैं, ये सारी फॉरेस्ट्स हैं एंड सॉयल हैं, सॉयल कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी इन्हीं में कवर होती हैं। It could be the submergence of the land and happened in the case of tsunami recently, and part of the Andaman and Nicobar Island was submerged into under the water. Discharge of the waste material into takes the river makes it the
water. Rivers make the water unsuitable for the human use. The emissions from industries, thermal power plants, and the vehicles pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as the global warming. तो हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग CO2 की इंक्रीज की वजह से होती है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस की यानी कि हमारे पूरे ग्लोब की टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है एंड ये एक सुइटेबल सिचुएशन नहीं मानी जाती. तो दिस इज़ हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल दी लिविंग एंटिटीज़. लिमिट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ दी, तो हमें जो रिसोर्सेज है उसकी लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए. बैलेंस को जो है बरकरार रखनी चाहिए, नेचर के बारे में सोचना चाहिए. एंड लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर को हम तभी एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर रिगार्डिंग जियोग्राफी. और कोई भी सजेशन आपको देना हो, यू कैन कमेंट and you can let me know. This is all for now. We will be meeting in the next session. Till then, thank you so much and bye bye.